So today our topic is control measures to reduce the risk from substances abuse at workplace. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, अब्यूज सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वर्क प्लेस पे अलाउड नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें से एक सब्सटेंसेस में अगर कहा जाए तो उसमें अल्कोहल आता है, बहुत से ड्रग्स आते हैं, बहुत सी मेडिसिन आती हैं जो कि अ, जो वर्कर होते हैं वो नशे के तौर पे जो है वो यूज करते हैं। तो यूज करने से प्रॉब्लम्स क्या होती है कि उनकी एब्सेंटिज्म बढ़ जाती है, उनका कंसंट्रेशन लूज हो जाता है, उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं रह जाती है, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से कंपनी को बड़ा मेजर लॉस होता है। तो ये उसके साइड इफेक्ट्स समझ लीजिए या उससे होने वाले लॉसेस समझ लीजिए। अगर वर्क प्लेस पे जो अब्यूज सब्सटेंसेस हैं उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है घट जाएगी। उनके अंदर जो मैनेजमेंट के अंदर जो टर्नओवर रेट है एम्प्लॉय का कि कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी को ज्वाइन करेंगे वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसका एक एडवर्स इफेक्ट कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर आएगा। यानी बहुत नुकसान देखे जाते हैं, बहुत लॉस देखे जाते हैं अगर वर्क प्लेस पे जो सब्सटेंसेस अब्यूज माने जाते हैं उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा। तो वर्क प्लेस पे हम लोग जब कंस्ट्रक्शन साइट पे होते थे तो जो वर्कर्स की कॉलोनीज होती थी वहां पर हम लोग जा करके और खुद भी इंस्पेक्शन करते थे कि कोई बॉटल्स या कोई केन्स तो नहीं मिली है। कुछ हम लोगों के ऐसे बंदे होते थे जो इन्फॉर्म करते थे हम लोगों को अगर कोई बाहर से कोई ऐसा सब्सटेंसेस अब्यूज लेकर के आता था, फॉर एग्जांपल्स वाइन्स है या कोई भी अल्कोहल कंजम्पशन वाली चीजें लेके आता था तो वो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर देते थे, क्योंकि उसका बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट होता था जो और भी वर्कर्स हैं उनके बिहेवियर के ऊपर। वो भी उसको फॉलो करने लगे या उसी के साथ में चीयर्स अप करने लगे, या लेटर ऑन फिर दूसरे दिन हैंगओवर की वजह से कुछ एक्सीडेंट हो जाए या कंसंट्रेशन लूज हो जाए। क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो एक लंबे समय के बाद जो है वो लीवर को उसको कंज्यूम करने, उसको ब्रेक डाउन करने में बहुत लंबा टाइम लगता है, तो लीवर को वर्कआउट भी करना पड़ता है। उसकी वजह से डिजीजेज भी बढ़ जाती हैं लीवर के जो है ओवरलोड की वजह से। तो बहुत से उसके साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत से लॉसेस होते हैं। इस वजह से जो सब्सटेंसेस अब्यूज होते हैं उनको वर्क प्लेस पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हाउ टू कंट्रोल, कैसे हम लोग कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स यूज करते हैं, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले तो हम लोग पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से, जो अल्कोहल है या जो ड्रग्स हम जो सब्सटेंसेस अब्यूज के लिए हैं उसके लिए अलग से पॉलिसी को हम लोग बना करके उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं वर्क प्लेस के ऊपर। तो कहा एम्प्लॉयर शुड अडॉप्ट एन अल्कोहल पॉलिसी, एक अल्कोहल की पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए इन कंसल्टेशन विद देयर स्टाफ विच शुड कवर मैटर्स सच एज, जो स्टाफ हमारे जो कुछ मैटर्स को जो कवर करते हैं वो कौन कौन से मैटर को कवर करते हैं उनके साथ मिल करके कंसल्ट करके और अल्कोहल की पॉलिसी को डेवलप करना चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हाउ द वो कौन कौन से वो स्टाफ जो कि ये चीजें मैटर को डिस्कस करते हैं या उस चीज को डील करते हैं, कवर करते हैं, उनके साथ जो है वो जो स्टाफ जो जिन मैटर को डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से हैं स्टाफ, सच एज हाउ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट एम्प्लॉयज टू लिमिट देयर सब्सटेंसेस इनटेक एट वर्क, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे एक्सपेक्ट कर रही है अपने एम्प्लॉय से, उनकी क्या लिमिट्स सेट कर रखी है कि जो सब्सटेंसेस इनटेक कर रहे हैं वर्क प्लेस के ऊपर ये इस जो जो स्टाफ इस मैटर को डील करता हो। देन हाउ टू रिकॉग्नाइज सब्सटेंसेस मिसयूज प्रॉब्लम्स एंड ऑफर हेल्प टू एम्प्लॉयज, और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करेगी अपने वर्क प्लेस के ऊपर कि कौन कौन से सब्सटेंसेस को मिसयूज किया जा रहा है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसको वो कैसे एम्प्लॉयज की हेल्प करेगा कि वो चीजों से दूर हों। At what points and in what circumstances you will treat an employee's substances intake as a matter for discipline rather than as a health problem? और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, जिन कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें आप एम्प्लॉयज को, जो एम्प्लॉयज जो सब्सटेंसेस इनटेक कर रहे हैं उनको एज ए डिसिप्लिन आप ट्रीट करेंगे रादर देन हेल्थ प्रॉब्लम ट्रीट करेंगे। तो ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन को यूज किया जा सकता है, कितनी क्वांटिटी में यूज किया जा सकता है, किस किस सब्सटेंसेस को यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये जो 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 स्टाफ इन चीजों को डील करता है, कवर करता है, उसके साथ बैठ करके कंसल्ट करेंगे और अल्कोहल की पॉलिसी बनाएंगे।
So employers should adopt substance abuse policy in consultation with their staff, which may be linked or tied in with the alcohol policy. The policy should aim to support the and affected employees rather than punish them. तो वो जो टीम बनाई जाती है, जो पॉलिसी बनाई जाती है, जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बहुत से एम्प्लॉयज होते हैं जो कि अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। तो ये टीम और ये पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है कि उन बंदों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे उनकी हेल्प करनी है, रादर देन कि पनिश देम, उनको किसी तरीके की जो है वो पनिशमेंट नहीं देना है, बल्कि उनकी हेल्प करना है। ये टीम इसलिए बनाई गई है, ये पॉलिसी इसलिए बनाई गई है। Now, the policy should say that the possession or dealing in drugs at work will be reported immediately to the police. जैसे पॉलिसी में कहा गया कि अगर कोई भी वर्क प्लेस, हमारे वर्क प्लेस के अंदर कोई भी बंदा नशे की हालत में पाया गया तो इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट करके और हैंड ओवर किया जाएगा। और if an employee admits to being a drug user, the policy should seek to help the individual rather than lead simply to dismissing him or her. पॉलिसी में ये भी होना चाहिए कि कोई ऐसा बंदा भी होगा वो बोलेगा कि सर नहीं, मैं ड्रग्स एडिक्टर हूँ, मैं एडिक्ट हूँ, और वो एडमिट करता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको डायरेक्टली बट डिसमिस कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए जॉब से, वर्क प्लेसेस से भगा दिया जाए, बल्कि उसकी समहाउ किसी तरीके से हेल्प करने की कोशिश की जानी चाहिए। उसको उसके जो है वो जो ड्रग्स है उसको छुड़वाने की कोशिश की जानी चाहिए। So the company policy on drugs and alcohols at work should deal with the following issues. कुछ इश्यूज के साथ में वो डील करेगी। जो पॉलिसी बनाई जाएगी उसके अंदर क्या क्या इश्यूज होंगे जिनको वो डील करेगी। तो सबसे पहली चीज तो है कि एम्स हमारा क्लियर होना चाहिए। जिस चीज को हमको अचीव करना है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। द पॉलिसी शुड अप्लाई इक्वली टू ऑल ग्रेड्स ऑफ द स्टाफ एंड टाइप ऑफ वर्क। जितने लोग हैं सब पे अप्लाई होना चाहिए, सारे स्टाफ्स के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, सारे टाइप्स के वर्क पे अप्लाई होना चाहिए। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी के अंदर मेंशन होनी चाहिए कि ए सीनियर एम्प्लॉय शुड बी नेम्ड एज हैविंग ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सीनियर बंदा अपनी ऑफिस का होना चाहिए और उसकी सारी की सारी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी वो उसी की होनी चाहिए, विद नेम उसका होना चाहिए उसके ऊपर। द रूल्स, हाउ डज द कंपनी एक्सपेक्ट एम्प्लॉयज टू बिहेव टू इंश्योर दैट देयर अल्कोहल कंजप्शन डज नॉट हैव a detrimental effect on their work। और रूल्स होना चाहिए कि रूल्स ये बताए कि किस तरीके से जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है एम्प्लॉयज की, और किस तरीके से कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि एम्प्लॉयज से वो बिहेव करेगी, ये चीज उसमें क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई अल्कोहल कंजम्पशन करता है तो उसका उसमें ये रूल्स होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी है या कुछ भी है या इतनी है या नहीं होना चाहिए, जो हमारे वर्क प्लेस पे इफेक्ट डाल सकती है, हमारे वर्क प्लेस के ऊपर उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमारे काम के ऊपर जो है वो उसका असर पड़ सकता है। ये रूल्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक रूल बनाया कि अगर किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया है तो रात को वो, यानी अगर डे टाइम पे वो इवनिंग टाइम पे करता है तो वो पूरी रात के बाद शिफ्ट अगर उसकी 10 o'clock से स्टार्ट होती है तो नो इशू, क्योंकि वो अल्कोहल वो कंज्यूम हो चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है, ब्लड से उसकी मात्रा कम हो चुकी है। ये सारी चीजें जब हो जाएंगी तो उसका कोई इफेक्ट उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे जब काम करने आएगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका। तो इस तरीके के रूल्स क्लियर होने चाहिए। और स्पेशल सरकमस्टांसेस, कुछ स्पेशल विशेष परिस्थितियां भी डेवलप हो सकती हैं। तो क्या डू द रूल्स अप्लाई इन ऑल सिचुएशंस और आर देयर एग्जेम्पशंस? क्या सारी परिस्थितियों में नियम सेम रहेगा या कुछ छूट भी रहेगी? तो हाँ, छूट रहेगी। अगर कोई कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की कोई पार्टी होती है उसमें छूट होगी कि आप अल्कोहल भी कंज्यूम कर सकते हैं, आप जो भी चीजें हैं। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, लोगों की जो इंफॉर्मेशन है, जो अल्कोहल से किसी को प्रॉब्लम है या उसको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ना कि पब्लिकली ये सबके सामने जो है वो सामने ये इश्यूज आने चाहिए। तो कहा द कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉइज विद जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल और हेल्थ एंड सेफ्टी। इट्स कहा कि हाँ, द स्टेटमेंट अश्योरिंग द एम्प्लॉइज दैट द अल्कोहल प्रॉब्लम्स विल बी ट्रीटेड इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस। तो कहा कि हाँ, अगर अल्कोहल कोई कंज्यूम करता हुआ भी पकड़ा गया और गलत तरीके से कंज्यूम करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ जो है उसको ट्रीट किया जाएगा, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट किया जाएगा और कॉन्फिडेंसली किया जाएगा उसको। फिर हेल्प, अगर कोई अगर ऐसी इश्यूज हैं, कोई किसी को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स है या एडिक्शन है,
तो उसको हेल्प किया जाएगा। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द सपोर्ट अवेलेबल टू एम्प्लॉइज हु हैव प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ देयर ड्रिंकिंग। अगर किसी को उस ड्रिंकिंग की वजह से कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसको भी सपोर्ट किया जाएगा, उसकी हेल्प की जाएगी। इंफॉर्मेशन, कमिटमेंट, जो इंफॉर्मेशन उनको जनरल इंफॉर्मेशन है कि क्या इफेक्ट हो सकता है अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, इतने समय से इतने समय पे आते हैं तो उसका क्या असर हो सकता है आपकी बॉडी पे, उसके बाद आपके वर्क के ऊपर उसका क्या असर हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन सबके सामने होनी चाहिए, डिक्लेयर होनी चाहिए। तो एक कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉइज विद जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल ऑन द हेल्थ एंड सेफ्टी, इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर डिसिप्लिनरी कुछ एक्शंस के बारे में होना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन क्या लिया जाएगा। कोई अगर रूल्स को तोड़ता है, नियम का उल्लंघन करता है और ऐसी परिस्थिति में पाया जाता है कि उसने अल्कोहल को फिर भी कंज्यूम किया है, तो उसके ऊपर क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। सो द सर्कमस्टांसेस इन विच द डिसिप्लिनरी एक्शंस विल बी टेकन। तो ये इंफॉर्मेशन जो कंपनी की जो पॉलिसी बनाई जाएगी उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन उसके बाद जांच पड़ताल की बात आती है, स्क्रीनिंग की बात आती है कि हम लोग स्क्रीन करेंगे वर्क प्लेस को। कैसे जांच पड़ताल करेंगे कि इट मे बी अप्रोप्रिएट टू यूज द स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग एज अ वे ऑफ कंट्रोलिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। द एप्लीकेशंस ऑफ द स्क्रीनिंग कैन बी यूज्ड। एग्जांपल, स्क्रीनिंग करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग नहीं करते हैं, सिर्फ रूल्स बना देते हैं, पॉलिसी बना देते हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग करना भी एक इन्फोर्समेंट का एक तरीका है, उस चीज को लागू करने का तरीका है। तो अगर स्क्रीनिंग नहीं करेंगे तो वो चीजें इफेक्टिवली नहीं होगी, चाहे जो भी पॉलिसी आप बना लें, चाहे रूल्स बना लें, चाहे किसी को इन्फॉर्म कर दें। तो इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी है, तो इन्फोर्समेंट के लिए स्क्रीनिंग जरूरी है। भाई रोड के ऊपर चेकिंग क्यों लगाई जाती है हेलमेट की? ताकि लोग हेलमेट पहनने लगे। उसका मेन उद्देश्य तो यही होता है। चालान क्यों काटा जाता है, पैसे की नुकसान क्यों किया जाता है? इसलिए ताकि लोग उस चीज को पहनने लगे, सीट बेल्ट लगाने लगे, रूल्स को फॉलो करने लगे। यही इन्फोर्समेंट है। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है जोर दे करके, प्रेशर दे करके किसी नियम को लागू करवाना, ये इन्फोर्समेंट होता है। तो लॉ को इन्फोर्स करवाना, पॉलिसी को इन्फोर्स करवाने के लिए स्क्रीनिंग आवश्यक है। स्क्रीनिंग मतलब जांच पड़ताल करना, टेस्ट करना, तभी तो पता चलेगा कि कोई फॉलो कर रहा नहीं कर रहा। जब अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। जब एक्शन लिया जाएगा तो और लोगों को सीख मिलेगी उससे, जब सीख मिलेगी तो और लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग स्टेप वाइज स्क्रीनिंग भी करते हैं। तो कहा इट मे बी अप्रोप्रिएट टू यूज द स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग एज अ वे ऑफ कंट्रोलिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। द एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग कैन बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल, कहा एज ए पार्ट ऑफ ए सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द जॉब एप्लीकेशन। जब आप जॉब एप्लीकेंट्स की प्रोसेस कर रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, तभी उसमें स्क्रीन कर लीजिए कि वो बंदा ड्रग्स एडिक्टेड तो नहीं है, अल्कोहल कंजम्पशन तो नहीं करता है। उसी टाइम पता कर लीजिए। देन उसके बाद और भी क्या तरीका है, टू टेस्ट ऑल और द पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स, जो उसका वर्कफोर्स के जो पूरा का पूरा, टू टेस्ट ऑल अवर पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स रूटीनली, ओकेजनली, और नॉन रैंडम, ऑन ए रैंडम बेसिस। टेस्ट करते रहिए वर्कफोर्स को, वर्कफोर्स मतलब वर्कर्स को रूटीनली टेस्ट करते रहिए, ओकेजनली टेस्ट करते रहिए, कभी कभी रैंडम बेसिस पे। रैंडम बेसिस का मतलब है कि 50 वर्कर में मुश्किल से 3 लोगों को किसी का सैंपल ले लिया कि कोई अल्कोहल तो नहीं यूज किया है, उसके ब्लड टेस्ट कर लिया, फूंक करके चेक करवा लिया, है ना, ब्रीदिंग टेस्ट करा लिया। तो इससे डर बनेगा, डर बनेगा तो जो पॉलिसी है, जो रूल है, उसको इम्प्लीमेंट लोग करना आसान हो जाएगा। कहा इन स्पेसिफिक circumstances such as after an accident or incident where there is evidence of drinking that contravenes the company regulations or as part of an aftercare rehabilitation programs। तो कभी कभी ऐसी भी सैंपलिंग होती है, जब कोई एक्सीडेंट होता है तब भी टेस्ट किया जाता है कि रीजन क्या था, और कुछ आगे साइन एंड सिम्टम्स अगर पाए गए हैं तो श्योरली उसको जो है चेक किया जाएगा कि इसके ब्लड में अल्कोहल पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। फिर कहा टू मॉनिटर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल, कोई एम्प्लॉई है, वो रिपोर्ट कर रहा है फॉर द वर्क विद अल्कोहल इन देयर ब्लड स्ट्रीम्स फ्रॉम ड्रिंकिंग द प्रीवियस इवनिंग। अब उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज आ रही है, तो वो कह रहा है कि हाँ पिछले इवनिंग में शाम को मैंने ड्रिंक किया था, लेकिन अभी भी हमको कुछ प्रॉब्लम आ रही है।
तो ऐसे लोगों को भी मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि वो कल को पार्टी किया है, रात को हैंगओवर किया है, हैंगओवर हुआ है अभी तक मॉर्निंग में भी, उनको जो है वो हैंगओवर नहीं उतरी है और वो वर्क प्लेस पे आ गए हैं। तो ऐसे बंदे तो चलते फिरते हजार्ड होंगे। कोई ड्रग्स और अल्कोहल अगर कंज्यूम करके वर्क प्लेस पे आ जाए तो उनको चलता फिरता हजार्ड माना जाएगा। वो खुद के लिए भी हजार्ड है और दूसरों के लिए भी हजार्ड है। कोई ऐसा बंदा जो जा करके टावर क्रेन पे पहुंच करके बैठ जाए, जिसको भी हैंगओवर है, रात की उतरी नहीं है, तो ऐसा बंदा तो एक्सीडेंट खुद के लिए भी खतरा है, दूसरे के लिए भी खतरा है वो। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि स्क्रीनिंग करते हैं। तो स्क्रीनिंग से क्या होता है कि समय अनुसार लोगों में ये चीजें डर बनता है ना कि कभी पता चल जाएगा, स्क्रीनिंग हो जाएगी, सैम्पलिंग हो जाएगी, तो इश्यूज क्रिएट होंगे। तो इस वजह से लोग डरते हैं और लॉ को इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है। फिर उसके बाद फिर कहा नॉइस समरी के बारे में बताया, जो ओवरऑल हम लोगों ने फिफ्थ चैप्टर्स को डिस्कस किया है उसके बारे में, कि नॉइस का मतलब होता है अनवांटेड साउंड एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू नॉइस कैन लीव अ पर्सन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। अगर लंबे समय तक के अनवांटेड नॉइस यानी हाई डेसिबल की आवाज नॉइस अगर उसको वर्क प्लेस पे रहती है, तो उसको एक जो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, सुनने की क्षमता जो है कम हो सकती है, या कानों में गड़बड़ी हो सकती है। फिजिकल इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर टू नॉइस क्या हो सकता है कि नॉइस किस तरीके से फिजिकली इफेक्ट कर सकती है। जैसे टिनाइटस की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, कानों में एक बीमारी पैदा हो सकती है। कॉन्स्टिनाइटस होता है कि एक कॉन्स्टेंटली आपके कानों में एक बजिंग की या रिंगिंग की या सीटी बजने की आवाज आने लगती है पेशेंट को, उसको टिनाइटस बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड शिफ्ट हो सकता है कि हियरिंग लॉस हो सकता है, ये टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। फिर NIHL बोलते हैं उसको हम लोग, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होता है कि कभी कभी तेज आवाज अचानक आ जाती है, साउंड ज्यादा आ जाता है, तो इसकी वजह से बहरापन हो जाता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी कुछ होते हैं हाई लेवल ऑफ नॉइस के, जिसमें से स्ट्रेस हो जाना, स्लीप डिसऑर्डर हो जाना, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाना। तो साउंड प्रेशर क्या होता है? साउंड प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ द साउंड ओवर ए सरफेस एरिया। इट स्टैंडर्ड्स यूनिट इसकी पास्कल होती है, कि साउंड प्रेशर का मतलब होता है एक फोर्स होता है जो किसी एक सरफेस के ऊपर साउंड का निकलता है। फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एक्शंस होता है ओवर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि एक समय पे कितनी आवाज आई उसको हर्ट्ज में नापते हैं हम लोग। फिर नॉइस लेवल जो है वो डेसिबल डीबी में नापा जाता है। दो टाइप्स के वेटिंग स्केल्स होते हैं जो कि नॉइस को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक वेटिंग स्केल ए बोला जाता है, जिसको हम लोग डेसिबल कहते हैं, है ना, डेसिबल ए। और एक वेट जो नापने का जो स्केल होता है उसको डीबीसी कहते हैं, यानी कि डेसिबल सी कहते हैं। So employers should have the responsibility of assessing the risk related to noise factors and implement appropriate control measures to avoid the workers exposure from the noise। ये मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, या होती ही है एज पर द लॉ, कि नॉइस को मॉनिटर करें, उसको कम करें, अप्रोप्रिएट जो कंट्रोल मेजर हैं उसको लगाएं। तो नॉइस को कंट्रोल करना चाहिए, और कुछ फैक्टर्स को लगा करके कि नॉइस जहाँ से आ रही है उसके सोर्स पर कंट्रोल करें, उसके पाथ को कंट्रोल करें, है ना, पर्सन को कंट्रोल कर लें, डिस्टेंस बढ़ा के, टाइम ड्यूरेशन को घटा के, है ना, उसके बाद पीपीज को प्रोवाइड करके। तो इस तरीके से बहुत सी पीपीज हैं, जैसे ईयर प्लग है, ईयर मफ है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करके जो लेवल ऑफ नॉइस होती है उसको कम कर सकते हैं। और जब भी पीपीज प्रोवाइड करें तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि नॉइस रिडक्शन कैपेबिलिटीज उस पीपीज की कितनी है, कितना कम करेगी वो, किस तरीके वो, क्या वो पीपी सुइटेबल है उसके यूज के लिए, क्या कॉम्पिटेबल है उसके लिए, कि इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो वर्कर्स को, जो एम्प्लॉयर्स के, जो मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं पीपीज को पहनने के लिए, उसको एडहर करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। तो जो इफेक्टिव यूजेस हैं उसको मेंटेन करना पड़ेगा। पीपीज को क्लीन रखना पड़ेगा, डिजाइनेटेड प्लेस पे रखिए जैसे काम खत्म हो जाए। तो इसी तरीके से जो ट्रांसमिशन सिग्नल स्ट्रेंथ होता है, एट्यूएशन जिसको रिडक्शन कह सकते हैं, वो कम हो जाता है पीपीज की वजह से, है ना। तो जब भी पीपीज को सिलेक्ट करें तो बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए, कि ऐसे बहुत कम कर देगा तो फिर आवाज कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाएगा। तो ज्यादा कम नहीं कर पाएगा अगर, तो फिर कानों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी वजह से सिलेक्शन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है ना, नॉइस मेजरमेंट
is carried out to identify those people at risk from the hearing damage so that the employers can formulate an action plan for controlling the noise exposures. नॉइस किसी भी कंडीशंस में ज्यादा है तो लोगों के लिए खतरा है, उसको सुनने में प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तो एम्प्लॉयर्स को चाहिए कि वो टाइम टू टाइम उसको कंट्रोल करता रहे, प्रॉपर कंट्रोल मेजर लगा करके। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ओवरऑल खत्म हो गया है समरी। और कल हम लोग नेक्स्ट जो है वो चैप्टर को डिस्कस करेंगे, चैप्टर 6 को डिस्कस करते हैं उसमें।